इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है, और जब सेहत पर हमला होता है तब साइंस सिर्फ इलाज नहीं बल्कि बचाव का रास्ता भी दिखाती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो हमें बताएगा डिजीजेस का सच, इम्यूनिटी की ताकत, एड्स और कैंसर जैसे खतरनाक रोग और ड्रग एब्यूज से बचने का तरीका, ताकि हम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि सेहतमंद जिंदगी जी सकें। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने बताया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड ही इज मोर प्रॉन टू हैव फीवर। ठीक है, नाउ विलियम हार्वी, जब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किया यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है ना, और जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल होता है उसमें भी ये डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने दिखाया कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है ना, तो ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ वाली जो थ्योरी थी, ये विलियम हार्वे ने इसके साथ डिसअप्रूव कर दिया। जिस तरह जहाँ पर जो ह्यूमरल थ्योरी थी, उसने कहा कि जिस इंसान के पास ब्लैक बाइल होता है उसको ज़्यादातर फीवर होता है, वो ज़्यादा प्रोन होता है फीवर कॉज होने की। लेकिन जब विलियम हार्वे ने दिखाया कि जो इंसान के पास ब्लैक बाइल है उसका भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, तो इससे जो ह्यूमरल थ्योरी थी ना वो डिसअप्रूव हो गई। हेल्थ जो होता है ना वो बहुत तरीके से अफेक्ट हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो इंक्लूड करता है फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी। ठीक है, नाउ हेल्थ की अगर डेफिनेशन हम देखें, इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, जब एक इंसान हेल्दी होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है और अपने काम के प्रति ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। डिजीजेस जो होते हैं ना उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। वो डिजीज जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है उनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है ना, और इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ, ठीक है ना, ये ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज करते हैं और ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीजेस को देखेंगे। सबसे पहला है टाइफॉइड। ठीक है ना, एंड दिस इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी और टाइफीमरियम। इसमें क्या होता है कि ये जो पैथोजन जो है सैल्मोनेला टाइफी, ये जो कंटेमिनेटेड वाटर फूड होता है उसके जरिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंटर होता है। यहाँ से वो ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से सस्टेंड हाई फीवर 39 डिग्री से 40 डिग्री तक फीवर रहता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इवन इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है ना, टाइफाइड फीवर को कंफर्म किया जा सकता है बाय वाइडल टेस्ट। एक कहानी बताई जाती है इससे रिलेटेड, वो है मैरी मेलन का, जिसका निकनेम टाइफाइड मैरी दिया गया। बेसिकली वो बाय प्रोफेशन एक कुक थी और चूंकि वो एक टाइफाइड करियर थी, ठीक है ना, उनको टाइफाइड हुआ था और जो वो खाना बनाती थी ना उस खाने को उनसे वो खाना कंटेमिनेट हो जाता था और वो कंटेमिनेट खाना बहुत लोग खाते थे और वो भी बीमार हो जाते थे, इसलिए इनका नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बीइंग में न्यूमोनिया कॉज करने के लिए। न्यूमोनिया में क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें फ्लूइड जो होता है ना, इन्फेक्शन की वजह से उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे रेस्पिरेशन की दिक्कत आती है और कुछ फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सभी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इवन जो लिप्स हैं और जो फिंगर नेल है ना वो ग्रे टू ब्लूइश कलर में टर्न हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोजेल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है ना, जो इन्फेक्टेड ग्लास है, यूटेंसिल्स है, उसको शेयर करने की वजह से भी होता है। ठीक है ना, देखो डिसेंट्री, डिप्थीरिया एंड प्लग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बैक्टीरियल जो डिजीज जो बैक्टीरिया है और ये डिजीजेस कॉज करते हैं। दिस आर द बैक्टीरियल डिजीजेस विच कॉज डिजीजेस इन मैन। नेक्स्ट वायरसेस, राइनो वायरसेस, दिस आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस, ठीक है ना, जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। ठीक है ना, ये इन्फेक्ट करता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। अब आपसे मैं पूछे कि ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है? नो, लंग्स को ये अफेक्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है, नेसल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस होता है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस होता है। यूजुअली ये लास्ट करता है 3 to 7 days। ठीक है ना, ये था वायरस। अब हम आते हैं, देखते हैं वो डिजीजेस जो प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं। ठीक है ना, मलेरिया, ठीक है ना, दिस इज कॉज्ड बाय अ टाइनी प्रोटोजोन विच इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के भी डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द मोस्ट सीरियस। इसमें क्या होता है ना कि स्पोरोजोइड्स इन्फेक्शियस फॉर्म में ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। ठीक है ना, और ये लिवर सेल में इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो रेड ब्लड सेल में जा करके डिवाइड होते हैं, फिर वो रेड ब्लड सेल का रप्चर करके एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको हम हीमोजॉइन कहते हैं, जो चिल्स एंड हाई फीवर कॉज करता है, जो हर 3-4 दिन में रिपीट होता है। ठीक है ना, और
मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट ह्यूमन एंड मस्क्यूटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। जो प्लाज्मोडियम है उसको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होता है, ह्यूमन एंड मस्क्यूटो। देखो अब इनका जो प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल है ना, उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो है वो हेल्दी ह्यूमन बींग को क्या करती है, बाइट करती है। उसके बाइट के साथ ठीक है ना, जो इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं, प्लाज्मोडियम के जो इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं जिसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं, वो ब्लड के थ्रू क्या कहाँ जाता है, उनके लीवर में जाता है। ह्यूमन बींग के लीवर में गया, लीवर में जा करके ये पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, और सेल को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, ठीक है ना। और बर्स्ट होने के बाद ये जो पैरासाइट है वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड में आरबीसी में जाते हैं, यहाँ पर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करते हैं और इससे हीमोजॉइन निकलता है, ठीक है ना। जो हमने हीमोजॉइन एक सब्सटेंस निकलता है जिससे ह्यूमन बींग को क्या होते हैं, चिल्स होते हैं, फीवर होते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा नाउ सी। और जो इनके जो सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं ना, गैमेटोसाइट, ये भी रेड ब्लड सेल में ही इनका डेवलपमेंट होता है। अब गैमेटोसाइट तक इनका लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग में होता है। अब फिर से जब एक फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो आएगी और अब ये इस इन्फेक्टेड, ठीक है ना, अनहेल्दी ह्यूमन बींग को बाइट करेगी, तो जब ब्लड को सक करी होगी ना, इसके साथ साथ ये गैमेटोसाइट, ठीक है ना, मस्क्यूटो क्या कर लेगी, इसको साथ में वो ब्लड के साथ ले लेगी अपने अंदर। अब जो गैमेटोसाइट फीमेल के अंदर चला गया, फीमेल मस्क्यूटो के गट में इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, और डेवलपमेंट होगा। और जो मैच्योर इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट होते हैं ना, वो गट से निकल करके मस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और सेलिवरी ग्लैंड में इन स्पोरोजोइट का यहाँ पे वो रहते हैं। और फिर से जब मस्क्यूटो बाइट करेगा, इन मस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइट निकल करके हेल्दी ह्यूमन बींग में जाते हैं और ये लाइफ साइकिल जो है ना, इसका रिपीट होता रहता है। अब एमीबाइसिस, जिसको एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ये भी एक प्रोटोजोन कॉज करता है, एंड एमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ठीक है ना, ये इन्फेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स और स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। और जो हाउस फ्लाई होती है ना, ये मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है, ठीक है ना। और ये जो एमीबाइसिस या एमीबिक डिसेंट्री होता है ना, ये क्या होता है, जो हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करती है, जो फीकल मैटर होता है ना, इसके ऊपर वो जाती है और उस फीकल मैटर से इन्फेक्शन को कैरी करके, जो पैथोजेंस होते हैं उसको कैरी करके ये कैरी कर लेती है अपनी बॉडी में। और यही जब ये हाउस फ्लाई हमारे खानों पे, हमारे पानी पे आकर के जब बैठते हैं, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने खाने को, पानी को ढके रखना चाहिए और खाने को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये जो मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई हमारे खाने को डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है ना। नहीं तो कितना खतरनाक एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके नाउ, कुछ हेलमिंथ लाइक एस्केरिस, उचेरेरिया, ये सब भी पैथोजेनिक होते हैं टू मैन। एस्केरिस क्या करता है, इट इज़ अ इंटेस्टिनल पैरासाइट, ये कॉज करता है एस्केरियसिस। इसमें किससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज होता है, ठीक है ना। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वुचेरेरिया, 2 टाइप्स के हैं इसके, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई। द फिलेरियल वर्म, ये क्या करता है, स्लोली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है ना, ऑफन जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है ना, इनमें क्या करता है, डिफॉर्मिटी कॉज करता है, ठीक है। और जो पैर होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉज बाइट बाय द फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर क्यूलेक्स, ठीक है ना, क्यूलेक्स मस्क्यूटो कॉज करता है। फंजाई की बात करें तो इसके बहुत जेनेरा लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वर्म्स के लिए। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस होता है ड्राई, स्केली, लेसायंस, स्किन, नेल, स्काल्प, ठीक है ना। मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ये जो मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, ड्राई, स्केली, लेसायंस का फॉर्मेशन होना, दिस आर द मेन सिम्टम्स। नाउ लेसायंस आर accompanied by intense itching, heat and moisture help this fungi to grow. Now, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं लाइक मलेरिया एंड फिलेरियासिस, ठीक है ना, इसको अवॉइड करने के लिए, इसके ट्रांसमिशन से अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे रेसिडेंटल एरिया आसपास में कहीं पे वाटर इकट्ठा हो रहा हो तो उसको इकट्ठा होने से रोकना है, ठीक है ना। और जो हाउस होल्ड कूलर्स हैं या जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ उसको क्लीन करना, उसको साफ करना, ताकि मस्क्यूटो आ ना पाए, वहाँ पे ब्रीड ना कर पाए, मस्क्यूटो नेट का यूज़ करना, ठीक है ना। और अब पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्ब्यूसा, जो मस्क्यूटो के लार्वे पर फीड करके, ठीक है ना, फर्दर इनके डेवलपमेंट को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है ना। डीचेस में, ड्रेनेज में स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, ये भी हेल्प करता है, ठीक है ना। एडिस मस्क्यूटो की बात करें, इट कॉजेज डिजीज लाइक डेंगू एंड
मतलब वेक्टर बॉर्न एडिस मस्क्यूटो, ये इनका ट्रांसमिशन करता है कि इनका डेंगू और चिकनगुनिया का। ठीक है, अब देखो, अब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर दिन हम हर दिन हम बाहर निकलते हैं, अलग जगह पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना, बेंच पे बैठते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों को टच कर रहे होते हैं। सो जाने अनजाने कितने कितने पैथोजेंस, कितने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटेक्ट में हमारे होते हैं। सो ऐसे देखा जाए तो हमें डेली या हमेशा बीमार रहना चाहिए, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता। हमारा बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम करता है, ठीक है ना। हमें पता भी नहीं होता, बट हमारी बॉडी जो होती है ना, अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही होती है, ठीक है ना। जिसे हम दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप्स का होता है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ, बचपन से ही, जन्म से ही हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। ये बैरियर्स बना रहे होते हैं जिससे फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक है ना। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स बना रहे होते हैं। फिजिकल बैरियर, स्किन काम करता है एज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करते हैं, और ये पहला फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, इसमें 3 आते हैं, एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। सेलुलर बैरियर की बात करें, सर्टेन सेल लाइक WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर, ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, ठीक है ना। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इनकी फेगोसाइटोसिस करता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है 4th नंबर, दैट इज साइटोकिन बैरियर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं ना, वो कुछ प्रोटीन को निकाल रहे होते हैं जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना, और ये मेमोरी, इसका जो ये मेमोरी पे काम करता है। देखो, होता यह है कि जब हमारी बॉडी पहली बार किसी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल से एनकाउंटर करती है, सो हमारी बॉडी ना एक प्राइमरी रेस्पॉन्स करती है, ठीक है ना, जो बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्स होने के बाद हमारी बॉडी जो होती है ना, वो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए मेमोरी डेवलप कर चुकी होती है कि हाँ ये पैथोजन आया था और अब हम इसे पहचान चुके हैं। अब जब ये दूसरी बार आएगा तो हम पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेमनेस्टिक रेस्पॉन्स दिखाएंगे। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ना, इसमें 2 रेस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स और हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स, जिसको हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। नाउ ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट विच आर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है ना। टी सेल कोई एंटीबॉडीज का सेक्रेशन तो नहीं करता, लेकिन बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स को हेल्प करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ हर एक एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 स्मॉल चेन जिसको हम लाइट चेन्स कहते हैं एंड 2 लॉन्गर चेन जिसको हम हैवी चेन कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, ठीक है। और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है ना। एंड ये जो रेस्पॉन्स है ना, जिसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है बाय बी लिम्फोसाइट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। अब जो सेकंड टाइप का है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको कौन मीडिएट करता है? टी लिम्फोसाइट इसको मीडिएट करता है, ठीक है ना। देखो, जब ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, आई, ये सब फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, और सेटिस्फैक्टोरीली काम नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना होता है? ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। और ट्रांसप्लांटेशन तो ऐसे नहीं ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम उठा करके लगा देंगे, ठीक है ना। इवन ह्यूमन बींग में भी हमें मैच करना होता है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करना होता है, टिश्यू मैचिंग करना होता है, ठीक है ना, ताकि हम इम्प्लांट कर पाए, ठीक है। सो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है ना। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नाउ वी विल सी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि होस्ट बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये स्लो होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। नाउ सी, इम्यूनाइजेशन जो है ना, एक टाइप का एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हम क्या करते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड के टाइम पे क्या होता है ना, कोविड वैक्सीन आ रहे होते हैं, तो कोविड वैक्सीन का काम क्या होता है ना, उसमें जो होते हैं ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, वो वैक्सीन का काम क्या होता है? हमें वायरस से बचाने का काम होता है, ठीक है ना। उससे लड़ने की एबिलिटी हमारी बॉडी क्या करती है? डेवलप करती है। कब? वैक्सीन लेने के बाद। और वैक्सीन में क्या होता है पता है आपको? देखो, एक लाइन में बताता हूँ। कोविड से बचने के लिए
कोविड वायरस से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोविड वायरस को डाला जाता है। अब आप सोचोगे ये कैसी बात हुई, वायरस से बचने के लिए वायरस से हम इन्फेक्ट कराया जाता है। हाँ, लेकिन जब वायरस से इन्फेक्ट कराया जाता है ना, तो वीक एटेन्यूएटेड, उनको वीक करके, वायरस को वीक करके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, ताकि वो जो वायरस है ना, प्राइमरी रेस्पॉन्स से हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलप कर सके। और मेमोरी डेवलप करने से क्या होगा कि अगर बाई चांस हमें उस कोविड के वायरस से दोबारा इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर तो पहले से इम्यूनिटी मेमोरी बनी हुई है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाईली इंटेंसिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म बनेगा और उन वायरस से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी डेवलप करेगी। इसी को कहा गया है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। सो ये एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, एंटीबॉडी खुद बना रही है। अब दूसरा आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के हमें रेडीमेड एंटीबॉडी, हमारी बॉडी कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, बल्कि हम रेडीमेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी को देंगे। इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल है मदर मिल्क। मदर मिल्क का जो फर्स्ट मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम, येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम, इसमें IgA एंटीबॉडीज होता है जो चाइल्ड को देते हैं, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। Now, fetus also receive some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉम, और फिटस के डेवलपमेंट के टाइम में प्लेसेंटा से कुछ एंटीबॉडी जा रहे होते हैं, ठीक है। और देखो पैसिव इम्यूनिटी का और कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल टेटनस का, जब टेटनस से बचने के लिए टेटनस की वैक्सीन जब लगा रहे होते हैं, स्नेक बाइट के टाइम पे स्नेक वेनम से बचने के लिए जो एंटीबॉडी हम दे रहे होते हैं, ठीक है ना, ये सब पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, देखो ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईज करती है, ठीक है ना। इस वैक्सीन ठीक है ना से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आप याद रखेंगे हेपेटाइटिस B वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ होता है। किस ऑर्गेनिज्म से? ईस्ट से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी भी नई जगह पे जा रहे होते हैं, आप अचानक से स्नीज करने लगते हो, छींकने लगते हो, आपको सर्दी खांसी ये सब चीज़ें होने लगती हैं बिना किसी रीज़न के। अभी तक आप ठीक थे, लेकिन आपको सर्दी खांसी ये सब चीज़ें होने लगती है, और जब आप उस एनवायरनमेंट से अलग हट जाते हैं, आप देखते हैं कि आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी बॉडी का एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम था टू सर्टेन एंटीजेंस, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। और जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं उसको हम एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो एंटीबॉडी एलर्जी के टाइम में प्रोड्यूस होती है वो होती है IgE टाइप। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस है माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर। और इस टाइम पे, एलर्जी के टाइम पे जो केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं वो होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम विच सेल? फ्रॉम मास्ट सेल, ठीक है ना। और द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देखो जो चिल्ड्रन मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ठीक है ना, दे सफर मोर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ऑटो इम्यूनिटी की बात करें, देखो हमारी बॉडी की क्षमता होती है अपने बॉडी के खुद के सेल को और जो फॉरेन सेल होते हैं ना उसको पहचानने की, लेकिन कई बार जेनेटिक या अननोन रीजंस की वजह से बॉडी हमारी खुद की सेल को अटैक करने लगता है और उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम इम्यून सिस्टम की बात करें, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें, इन ऑर्गन्स में ओरिजिन, मैचुरेशन, प्लोरिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आता है बोन मैरो एंड थाइमस, जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मैचुरेशन के बाद ये माइग्रेट होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये प्रोवाइड करता है जगह जहां पे लिम्फोसाइट और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है, विच देन प्लोरिफरेट टू बिकम इफेक्टस है। देखो बोन मेरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है ना, और यहाँ पे ब्लड सेल और लिम्फोसाइट दोनों की प्रोडक्शन हो रही होती है। थाइमस क्या है? एक लोड ऑर्गन है, नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन ये प्रेजेंट होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इसकी अच्छी खासी साइज होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इसकी साइज जो होती है ना बहुत छोटी हो जाती है। ध्यान रहे बोन मेरो और थाइमस, ठीक है ना, प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन क्या होता है? एक लार्ज बीन शेप का ऑर्गन होता है, कंटेन करता है लिम्फोसाइट और फेगोसाइट एंड इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ एराइथ्रोसाइट, ठीक है ना। देखो lymph node are small solid structure located at different point along the lymphatic system। lymph node क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटीजन को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है ना, into the lymph and tissue fluid। देखो lymphoid tissue also located within the lining of major tract, respiratory, digestive, urogenital tract, जिसको हम MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue भी कहते हैं। ये कंस्टिट्यूट करता है 50% ऑफ द lymphoid tissue इन ह्यूमन बॉडी। नाउ
अब हम दो सबसे खतरनाक फैटल, ठीक है ना, डिजीज़ की बात करने जा रहे हैं, एड्स एंड कैंसर। ध्यान दो, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और पहला जो एड्स का केस था ना वो रिपोर्ट हुआ था 1981 में, और 25 साल के अंदर ही ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया और 25 मिलियन से ज़्यादा इंसानों को इसने मार दिया। ये ह्यूमन जो एड्स होता है ना, इट इज़ कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV वायरस भी कहा जाता है। नाउ ये आता है कुछ ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। इसके पास एक एनवेलप होता है जिसके अंदर RNA जीनोम होता है। और ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन की बात करें, इट कैन बी सेक्सुअल कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है ना। और देखो अपीयरेंस इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम आने में, ठीक है ना, एक टाइम लैग होता है, एक पीरियड होता है उसके बीच का, ठीक है ना, जो यूजुअली 5 से 10 साल का होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन एड्स से तो वो रोगी हो गया, डिजीज उसको हो गया, बट जो उसके सिम्टम्स, एड्स का सिम्टम आने में 5 से 10 साल का वक्त लगता है, ठीक है ना। इसमें होता यह है ना कि जब किसी इंसान को एड्स हो जाता है, ये वायरस जो है ना मैक्रोफेजेस में जाते हैं, और मैक्रोफेज में जाकर के क्या होता है ना, ये RNA जीनोम की रेप्लिकेशन करके वायरल DNA बनाते विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। फिर ये सेल क्या करते हैं, इंसान के सेल के साथ अपने DNA को इनकॉर्पोरेट करके पूरे सेल को हाईजेक कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ला लेते हैं, और ऐसे जो ह्यूमन का सेल हो जाता है ना वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है ना, और ये जो मैक्रोफेज है ना, ये इन्फेक्ट होने के बाद बहुत सारे वायरसेस को क्या करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है, उनकी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करने लगता है। इसलिए मैक्रोफेजेस को हम HIV फैक्ट्री कहते हैं। अब ये HIV जो होता है ना, ये एंटर करता है हेल्पर T सेल में, इसमें वो रेप्लिकेट करता है और इसके सेल को भी हाईजेक करने के बाद बहुत सारे प्रोजेनी वायरसेस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और आगे और सारे हेल्पर T सेल्स को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको इन्फेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से T सेल का जो नंबर है ना वो प्रोग्रेसिवली बहुत डिक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से पर्सन जो है ना, जो पहले जो नॉर्मल बीमारी से वो इन्फेक्ट हो जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि नॉर्मल बीमारी जैसे फीवर, डायरिया, ठीक है ना, और नॉर्मल जो पैथोजेंस, ठीक है ना, उससे मतलब इन बीमारी से वो कॉज हो जाता है, ठीक है ना, उसको बीमारी आसानी से हो जाती है क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना रोक नहीं पाता, ठीक है ना, डिफेंस नहीं कर पाता ना। और इसको डायग्नोस करने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे एलिसा नाम की टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायलेट ड्रग्स, लेकिन ये पार्शियली इफेक्टिव होता है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स की बात करें तो एड्स जो होता है ना, इसका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। हमारे देश में इंडिया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको और कुछ NGO बहुत काम करी है ताकि लोगों को वो एडुकेट कर पाए और एड्स जैसी बीमारी से, ठीक है ना, प्रिवेंट करने का अवेयरनेस वो फैला पाए। अब हम देखते हैं कैंसर वन ऑफ द ड्रेडफुल डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स है। हर साल मिलियन इंडिविजुअल, ठीक है ना, सफ़र करते हैं कैंसर से, एंड द लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट इंडिविजुअली। बेसिकली हमारे सेल के अंदर एक ना बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है सेल ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन इनको कंट्रोल करने का, लेकिन जब सेल कैंसरस हो जाते हैं तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जाता है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, क्या होता है कि जब नॉर्मल सेल डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो एक सेल डिवाइड करने के बाद जब दूसरे सेल के कंटेक्ट में आ रहा होता है, इस कंटेक्ट में आने की वजह से उन सेल को पता चल जाता है कि हाँ, नाउ वी हैव डिवाइडेड सफिशिएंटली, अब वी विल स्टॉप। अब डिवाइड होना क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ जो होता है ना वो इनहिबिट होता है, इसको हम कहते हैं कंटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है ना। लेकिन जो सेल कैंसरस हो जाते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल, जिसको ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना वो एक जगह पे कन्फाइंड रहता है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा ये डैमेज कॉज नहीं करता। दूसरा जो होता है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये क्या करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, प्लोरीफरेट करता है, और इन सेल्स को हम कहते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। बहुत जल्दी ग्रो करता है और अलग अलग जगह को क्या करता है, इन्वेट करता है, उनको डैमेज करने लगता है। जो नॉर्मल टिश्यूज और सेल्स होते हैं ना उनको इन्वेट करके डैमेज करने लगता है। अब ये सेल जैसे डिवाइड और ग्रो करने लगते हैं ना, नॉर्मल सेल को स्ट्राइव करते हैं, उनको वाइटल न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता है। और सबसे डेंजरस कंडीशन तो तब आ जाता है जब ये ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट ऑर्गन्स में ट्रांसमिट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ये सबसे डरावना प्रॉपर्टी होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें तो अलग अलग तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेल को कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में उसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल। और इन एजेंट को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। देखो, फिजिकल कार्सिनोजेंस की बात करें, इसमें आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे और गामा रे, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल यूवी। ये क्या करता है, DNA को डैमेज करके हमारे DNA में न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है ना वो
कैंसरस सेल में बदल जाता है। केमिकल कार्सिनोजन की बात करें, टोबैको, स्मोकिंग, ठीक है ना, जो मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर है, ठीक है ना। इवन कुछ वायरस है जिसको हम ऑन्कोजेनिक वायरस करते हैं, उनके पास जीन होता है कॉल वायरल ऑन्कोजेंस जो कैंसर कॉज करता है। सेवरल जीन्स कॉल सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है ना, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। और हर नॉर्मल सेल में ये सेलुलर ऑन्कोजेंस एंड प्रोटो ऑन्कोजेंस होता है। अगर ये एक्टिवेट हो गए सो ये लीड कर सकते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है। ना कैंसर के डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की बात करें, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंस, क्योंकि अर्ली अगर इसको हम डिटेक्ट करेंगे तो कई केसेस में इसको हम सक्सेसफुली ट्रीट भी कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेटस। बायोप्सी में क्या होता है, एक स्मॉल पीस लेते हैं जो सस्पेक्टेड टिश्यू है जिसमें कैंसर होने का सस्पेक्ट है हमें, उसको हम लेके उसको 3 सेक्शन में कट करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हम करते हैं। इवन टेक्निक्स लाइक रेडियोथेरेपी, एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दिस आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। और जो सीटी स्कैन है ना, वो एक्सरे का यूज करता है टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। MRI जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करता है टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। एंटीबॉडीज जो होता है ना, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस को प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं एंटीबॉडीज को देखते हुए हम कैंसर का डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करें तो बहुत तरीके हैं, सर्जरी से कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, ठीक है ना। कई बार कीमोथेरेपी, ठीक है ना, और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सभी को एक साथ कंबाइन करके हम थेरेपी देते हैं। और देखो कीमोथेरेपी का मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स जिनका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, जिस साइड इफेक्ट में आता है हेयर लॉस, एनीमिया, ठीक है ना। ट्यूमर सेल हैव बीन सोन, ट्यूमर सेल क्या करते हैं ना, इम्यून सिस्टम से क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, और डिस्ट्रक्शन से ये क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को कुछ सब्सटेंस दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, अल्फा इंटरफेरेंस, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इन ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ की बात करते हैं। ओपियोइड्स, ठीक है ना, इनके रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। हेरोइन, जिसको हम कॉमनली स्मैक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका केमिकल नेम है डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जो वाइट, ऑर्डरलेस और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम। इसको कैसे लिया जाता है, स्नॉटिंग, इंजेक्शन। और हेरोइन जो है ना, इट इज़ अ डिप्रेजेंट एंड बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, और ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनेबिस सटाइवा, फ्लावर्स के टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनेबिस प्लांट। इसको वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज़ करके कुछ ड्रग्स लाइक मरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। और जनरली इनको इनहेलेशन और एंड ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है। कोका एल्कलॉइड और कोकेन की बात करें, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, एराइथ्रोऑक्साइलम कोका, ओके, दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कोकेन को कॉमनली को का क्रैक भी बोला जाता है, यूजुअली ये इसको स्नॉटिंग से लिया जाता है, ठीक है ना। इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन हेलोसिनेशन कॉज करता है, ठीक है ना। कुछ और भी प्लांट, ठीक है ना, जिनके अंदर हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होता है आर एटोपा, बेलाडोना एंड दथुरा। ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फिटामिन्स और बेंजो डाइएजिपाइंस, ठीक है ना। ये ड्रग्स जो होते हैं ना, पेशेंट को दिए जाते हैं जो मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, ठीक है ना, इन सबसे वो मतलब बीमार होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। Now, morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery. Now, अब टोबैको की बात करें, इट इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग। 400 साल पहले से इस टोबैको को ह्यूमन बींग यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, च्यूइंग और बाय स्नफिंग। टोबैको लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटीन, अल्कलॉइड, ठीक है ना, इन सबको कंटेन करता है। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन और नॉट एड्रिनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस, इट कॉजेज कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सब बीमारी को कॉज करता है। टोबैको च्यूइंग जो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट होता है ना ब्लड में, वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोबाउंड ऑक्सीजन, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है।
नाउ एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ की बात करें, एडोलेशन एक ऐसा पीरियड होता है और एक ये प्रोसेस भी होता है जहाँ पे एक बच्चा मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है ना, और अपना एटीट्यूड, अपना बिलीफ सिस्टम, ठीक है ना, फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी, ये सब चीज़ें उसकी डेवलप हो रही होती है। ये जो पीरियड होता है ना 12 से 18 साल के बीच का होता है एंड इट फॉर्म्स अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है ना। कई बार क्या होता है एडल्टहुड के टाइम पे बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना, विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। खुद चाइल्ड की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो उसको मोटिवेट करता है, ठीक है ना, ड्रग को लेने के लिए, उसके अब्यूज़ में पढ़ने के लिए। और देखो फर्स्ट यूज़ ऑफ जो ड्रग होता है ना वो मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन होता है, बट बाद में चाइल्ड जो होता है ना प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए, स्ट्रेस, प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इन सब से बचने के लिए ड्रग अब्यूज़ करने लगता है। कई को तो ये कूल लगता है, प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इवन टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब भी इन परसेप्शन को क्या करते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। एडिक्शन जो होता है ना एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है टू सर्टेन इफेक्ट, ठीक है ना। और देखो और इन ड्रग अब्यूज़ से टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यूफोरिया इनको फील होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ जो होता है ना ह्यूमन को ड्राइव करता है, ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग को इतना नीडी बना लेता है ना कि वो इस ड्रग का रिपीटेड यूज़ करने लगता है। और ऐसा विशियस सर्कल में वो फंस जाता है ना कि अगर वो इसको छोड़ना भी चाहे ना तो वो इसको छोड़ नहीं पाता, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग, ठीक है ना, पर्सन इतना ज़्यादा इन ड्रग्स का आदी हो जाता है कि इसके बिना मतलब वो उसका दिन कट ही नहीं सकता। और अगर वो इसको छोड़ना चाहे तो उसके बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसमें क्या होता है, एंजाइटी होता है, सैकीनेस होता है, नोजिया फीलिंग होता है, स्वेटिंग, ये सभी चीज़ें विड्रॉल सिम्टम में आ रही होती है, ठीक है ना। इमीडिएट ड्रग अब्यूज़ का इफेक्ट देखा जाए तो इन बच्चों के अंदर, मतलब इन ह्यूमन बींग्स के अंदर रेकलेस बिहेवियर आता है, वैंडलिज्म, ठीक है ना, वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक्सेसिव अगर ड्रग का डोज लिया जाए तो इवन वो कोमा में जा सकते हैं, इवन उनका डेथ भी हो सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमोरेज, ठीक है ना। और ड्रग अब्यूज़ की वजह से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। बच्चे स्कूल कॉलेजेस से एब्सेंट होने लगते हैं, नहीं आ रहे होते हैं। उनका इंटरेस्ट जो होता है ना पर्सनल हाइजीन से, ठीक है ना, आइसोलेशन, मतलब पर्सनल हाइजीन से कम होने लगता है, ठीक है। इवन वो अपना जो हॉबी होता है उससे इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट में चेंज आने लगता है, वेट में और एपेटाइट में फ्लक्चुएशन आने लगते हैं। उनको अकेला रहना, वो आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन, फैटिक, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर उनके अंदर आने लगता है। इवन फैमिली और फ्रेंड्स से उनका जो रिलेशनशिप है वो डिटेरियोरेट होने लगता है। इवन जब उनको ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा ना मिले तो वो पैसा चोरी भी कर सकते हैं, स्टील भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके फैमिली वाले को परेशानी होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होने लगती है। ड्रग्स को जो होता है ना इंट्रावेनसली इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन जो है ना वेन यानी नसों में दे करके ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से बहुत सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं अल्कोहल का अगर कंटिन्यूस यूज़ किया जाए सो इसकी वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, लीवर डैमेज होता है, जिसको हम सर्होसिस कहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ सी इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें, सबसे पहली बात प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। नाउ प्रॉपर काउंसलिंग से, ठीक है ना, पेरेंट, टीचर, ठीक है ना, अपना स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभा सकते हैं। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, इससे क्या होता है ना बच्चा का जो ड्रग अब्यूज़ है ना, ड्रग पर जो डिपेंडेंसी है वो लोअर हो सकता है, उसका जो रिस्क है ना वो लोअर हो सकता है। और भी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है ना, ठीक है ना, दे आर अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस एंड सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। हाईली क्वालिफाइड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है ना, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहाँ पे जाकर के बहुत अच्छी खासी हेल्प वहाँ से ली जा सकती है, ठीक है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर की डीप इनसाइट, नॉलेज, इन सब से आपको अच्छे से फील हुआ होगा, ठीक है ना। और दैट वाज द एंड दिस चैप्टर। तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में।